Hello, good morning. My name is Neeraj Dwivedi. I am top tutor at Urban Pro. मैंने एक पहला वीडियो अपलोड किया था YouTube पर भारतीय इतिहास के परिचय के बारे में। उस वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किया था, कुछ चर्चा की थी कि आरंभिक भारतीय इतिहास क्या रहा है। कुछ कारणों की वजह से, कुछ व्यस्तता की वजह से मैं दोबारा वीडियो अपलोड करने में मुझे समय लग रहा है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इस सीरीज का, इस वीडियो का जो मेरा पर्पज है वो ये है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं, खासकर जो नॉन सिविल सर्विसेज के छात्र हैं या जो सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या होता है कि कुछ चीज़ों को याद करना होता है। तो याद करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में जिन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो, एक ढांचा हो। अगर हमें उसकी आउटलाइन, उसका बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि पता है तो कुछ तथ्यों को भी हम उसमें इंकलकेट कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे यह अपेक्षा की जाए कि हम डायरेक्ट किसी भी विषय पर कुछ केवल तथ्यों को रट लें, याद कर लें, तो यह काम काफ़ी कठिन होता है और उसको मेमोराइज करना, याद करना बहुत टीडियस, कठिन काम होता है। तो हमारी कोशिश है कि हम इतिहास में या और भी सब विषयों में जो कुछ चीजें हैं, जो उसका फ्रेमवर्क है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी क्या अप्रोच है, किस उपागम को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी मैं आपसे चर्चा करूं। इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आपके दिमाग में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है घटनाओं के बारे में, चीजों के बारे में, तो उसमें कुछ तथ्यों को आप खुद से समाहित कर सकते हो। यहाँ पर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उस टॉपिक की समझ विकसित करने पर काम करूं, अंडरस्टैंडिंग पे काम करूं। मैं तथ्यों की बात ज़्यादा आपसे नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि तथ्य आपको कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है? तो इसी अप्रोच के साथ इस हम कक्षा को कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं और अब मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे लेक्चर्स होंगे अगले, वो जल्दी आएँ, थोड़ा फ्रीक्वेंटली मैं उनको डालने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कम से कम सप्ताह में 1 या 2 वीडियो दे पाऊँ। ठीक है? तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, हमने इतिहास को समझा था, इतिहास की बात हम करते रहे थे। इतिहास को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया था। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इतिहास को 3 भागों में हमने डिवाइड किया। इतिहास कहना इसको यहाँ पर सही नहीं होगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहना ज़्यादा सही होगा, लेकिन इस सब विषय को इतिहास के नाम से सामान्यतः जाना जाता है। तो इतिहास को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया था, 3 तरीके से इसको विभाजित किया था अध्ययन की सुविधा के लिए। पहला था प्राक इतिहास। प्राक इतिहास, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर लिंकेज के लिए इन चीजों को एक बार फिर से मैं आपसे चर्चा करूं। मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं एक बार इनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिनको इन सारी चीजों में दिक्कत हो तो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें कुछ साउंड क्वालिटी की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि उन चीजों को हम इनमें फिर से डिस्कस करें। पहली बात है प्री हिस्ट्री, दूसरी बात है आद्य इतिहास, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। फिर आता है हमारा ऐतिहासिक काल, इसको बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्री। इंग्लिश वर्ड्स भी जानना हमारे लिए जरूरी है। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। हमने आपको कुछ फीचर्स बताए थे, जैसे प्राक इतिहास। प्राक इतिहास का मतलब ये है कि जैसे आप इतिहास में कुछ तथ्य पढ़ते होंगे कि यह जो स्थल है यह प्रागैतिहासिक है। प्रागैतिहासिक का मतलब ये है कि यह उस समय की चीज है या इस स्थल के बारे में हमें जो कुछ भी सूचना, जो कुछ भी जानकारी मिलती है वह केवल और केवल आर्कोलॉजिकल स्रोत से ही मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? ऐसे साक्ष्य, ऐसे सबूत जो हमें उस स्थल की केवल और केवल
खुदाई से मिले हैं, वहां से जो हमें अवशेष मिले हैं, चाहे वो मृद भांड हो, पॉटरी हो, चाहे वो उनके आभूषण हो, चाहे वो उनके बर्तन हो, चाहे वो उनके बुरियंस हो या सब हो। तो जब इतिहासकार या आर्कोलॉजिस्ट उन स्थलों की जब खुदाई करते हैं, उनसे जो अवशेष मिलते हैं और उन अवशेषों के अध्ययन से वो जो कुछ निष्कर्ष निकाल कर हमें बता पाते हैं, तो ऐसे कालक्रम को जहां पर जो हमें जिनकी जानकारी मिलती है केवल और केवल ऐतिहासिक अवशेषों से, आर्कोलॉजिकल रेसिड्यू से मिलती है, उनको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि देखो, लेखन का जो विकास है, जो स्क्रिप्ट का विकास है, जो लिपि का विकास है, वह आरंभ में नहीं था। ठीक है, यह बाद के समय में फिर लेखन का विकास होता है। और जब हम लेखन की बात करते हैं तो लेखन में एक लिपि होती है। लिपि का मतलब ये है कि हम अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, लिखने के लिए जिन वर्ड्स का या जिन स्क्रिप्ट्स का यूज करते हैं, अगर उनकी समझ हमें है तब तो हम उस लिपि को पढ़ सकते हैं, उनकी बात को, उनके कम्युनिकेशन को, संप्रेषण को समझ सकते हैं। अदरवाइज अन्यथा हमें दिक्कत आती है कि अगर हमारे सामने किसी ऐसी लिपि में कोई चीज लिखी हुई है जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो उसको हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं समझ सकते। तो आद्य इतिहास के समय में जो स्थल हमें मिलते हैं, यहाँ से हमें कुछ लिखित साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट के बारे में, इनकी लिपि के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होने की वजह से इनको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की मैं बात करूं तो यहाँ से हमें कुछ चीजें मिलती हैं, पत्थरों पर कुछ खुदाई, कुछ उकेरा गया है, कुछ बनाई गई हैं, लेकिन इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे जो अशोक के अभिलेख हैं, वो भी ग्रीक अरमाइक लिपि में लिखे गए थे। तो एक जेम्स प्रिंसिप नाम के आदमी थे, उन्होंने क्या किया, उस लिपि को पढ़ने में, समझने में सफलता प्राप्त की। तभी से हम अशोक के अभिलेखों को समझ पाते हैं। हम उन अभिलेखों से अशोक के बारे में अंदाजा लगा पाते हैं या अशोक के बारे में बता सकते हैं कि अशोक सम्राट कैसे शासक हुए। तो आद्य इतिहास में क्या है कि इस कालक्रम के बारे में हमें जो भी सूचना मिलती है, तो यहाँ भी आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से मिलती है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ समकालीन सभ्यताएं होती हैं। समकालीन सभ्यता का मतलब ये है, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ईरान में एक सभ्यता थी, दजला फरात। दजला फरात नदियों का नाम है। हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के किनारे थी, प्राचीन समय में ऐसा देखा गया है क्योंकि मानव के पास ज्यादा सुविधाएं थी नहीं, तो वह प्रकृति के बहुत ज्यादा समीप रह करके अपना जीवन यापन करता था। आप समझ सकते हो कि अगर आप नदी के किनारे रहते हो तो आपकी बहुत सारी आवश्यकताएं प्रकृति के या नदी के संपर्क में रहने से पूरी हो सकती हैं। ठीक है, तो साक्ष्य में यह भी बताते हैं कि प्राचीन समय में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, वह किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई। तो हम बात कर रहे थे समकालीन सभ्यता की। समकालीन सभ्यता का मतलब ये है, जैसा कि हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता दजला फरात की सभ्यता थी जो ईरान में विकसित हुई। तो हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि को तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन दजला फरात सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा गया है, कुछ जानकारी दी गई है, कुछ सूचना दी गई है, और जो दजला फरात सभ्यता की लिपि है उसको पढ़ा जा चुका है। तो आद्य इतिहास में हम उस कालक्रम को रखते हैं जिसमें लिपि तो है लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस सभ्यता के बारे में कहीं और हमें कुछ सूचना मिलती है, किसी और इतिहास में, किसी और बुक में हमें जानकारी मिलती है। तो इस कालक्रम को हम कहते हैं आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब ही वही है कि जिस समय, जिस कालक्रम के बारे में जो हमें सूचनाएं हैं, वह लिखित साक्ष्य के रूप में मिलने लग जाती हैं। ठीक है, वहां से हमें कुछ ग्रंथ मिलते हैं या उस टाइम पर कुछ धार्मिक ग्रंथ रचे जाते हैं, तो या कोई कहानी मिलती है, या कोई नाटक मिलता है, या कोई कविता मिलती है, या कोई वंदना मिलती है। तो आप समझ सकते हो कि जो साहित्य है, किसी भी तरह का साहित्य है, वह समाज का दर्पण होता है। तो अगर आप हड़प्पा सभ्यता की कोई कहानी पढ़ोगे तो वहां जो कवि होगा, जो रचनाकार होगा, वह उन्हीं आसपास की चीजों को ही अपनी कहानी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल करता है। क्योंकि अगर आप स्वप्न में जो देखते हो,
ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जब हम कोई सपना भी देखते हैं, स्वप्न भी जो देखते हैं, तो स्वप्न के लिए जो मिट्टी है, जो मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वह हम भौतिक जगत से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, सामान्यतः जब हम सपना देखते हैं तो क्या चीजें आती हैं जो हमारे आसपास चल रही होती हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है कि हम सपने में किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती, लेकिन सामान्यतः ऐसा ही होता है। तो जो इतिहासकार है, जो रचनाकार है, अगर वो कुछ रचना कर रहा है, हो सकता है वो साहित्य लिख रहा हो या धार्मिक साहित्य हो, किसी भी तरह का साहित्य हो, कर्मकांड से संबंधित साहित्य हो, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे ब्राह्मण हैं, जो उपनिषद हैं, ठीक है। तो इन सब से क्या होता है कि न चाहते और न चाहते हुए भी जो रचनाकार है, वह अपने समकालीन वस्तुओं का समावेश अपनी रचना में करता है और उससे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ऐतिहासिक काल का मतलब ये है कि इस समय से हमें क्या है, लिखित साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो यह हुआ ऐतिहासिक इतिहास का अध्ययन की सुविधा के लिए कालक्रम का विभाजन। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज आती है, जो अगला चैप्टर आता है इतिहास में, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके बाद का जो घटनाक्रम है वो हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। अब हमें यहाँ समझना होगा कि सभ्यता और संस्कृति ये लगभग समान चीजें हैं या इनमें कुछ अंतर है। हड़प्पा सभ्यता हमने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं। संस्कृति होती क्या है, संस्कृति या सभ्यता की अगर हम बात करें तो मानव ने अभी तक की विकास यात्रा में जो कुछ भी सीखा है, ठीक है, जो कुछ भी बनाया है, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे वो रिश्ते बनाना हो, चाहे वो नई तकनीकी हो, चाहे वो औजार बनाना हो, चाहे वो खेती करना हो, चाहे उसकी भावात्मक समझ हो, चाहे वह पशुवत प्रवृत्तियों से मानवीय प्रवृत्तियों की ओर बढ़ा हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी को, मानवता को प्रमोट करने की बात हो, उनको ग्लोरीफाई करने की बात हो, मतलब जो कुछ भी हमने आज तक सीखा है उन सबको हम कहते हैं ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो संस्कृति एक दिन में तो विकसित होती नहीं है, ठीक है। संस्कृति कैसे विकसित होती है, जैसे इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं कि हम पे किन्होंने शासन किया, कहाँ कहाँ से लोग आए, ठीक है, उनसे हमारे कैसे संबंध थे। जब कोई भी दो पर्सन, दो सभ्यताएं आपस में संपर्क में आती हैं तो उनमें आपस में आदान प्रदान होता है, उसमें कल्चरल एक्सचेंज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो सकता है कि जो एक प्रभावी या जो विकसित सभ्यता है उससे ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रहण की जाए, लेकिन जो अल्प विकसित या कम विकसित सभ्यता है उसके भी जो कुछ लक्षण हैं, कुछ बातें हैं, वो दूसरी सभ्यता में जाती हैं। कुल मिलाकर के जब दो सभ्यताओं का फ्यूजन होता है, संगम होता है, मिलन होता है, तो उसमें चीजों का आदान प्रदान होता है और इस आदान प्रदान से ही क्या होता है, बहुत सी चीजें हमारी सभ्यता में शामिल होती हैं। तो सभ्यता का अध्ययन, संस्कृति का अध्ययन हमें यही बताता है कि जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं, उनमें किस किस का योगदान है, ठीक है, क्या चीजें हमारे लिए फायदेमंद हुई हैं, क्या किन चीजों ने हमें नुकसान पहुंचाया है, तो उनको लेकर के हम भविष्य में भी सतर्क या सावधान हो सकते हैं। तो हमने संस्कृति की बात की, जो कुछ भी मानव ने आज तक सीखा है, चाहे वो मूर्त रूप में हो, चाहे वो अमूर्त रूप में हो। मूर्त का मतलब होता है टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जो हमें चीजें दिखाई देती हैं, जैसे महल बनाना हुआ, बांध बनाना हुआ, रोड बनाना हुआ, नाली बनाना हुआ, मंदिर बनाना हुआ, मस्जिद बनाना हुआ। तो ये सब क्या है, पहले से तो नहीं हुआ, धीरे धीरे इनको लोगों ने सीखा, इसमें नई नई चीजों को शामिल किया, तब आज हम जो चीज है हमारे सामने, जो बड़े बड़े मकान देख सकते हैं, ब्रिज देख सकते हैं, जो हमारी इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा उदाहरण है, साक्ष्य है। तो ये चीजें एक दिन में तो विकसित हुई नहीं है, नए नए प्रयोग होते गए हैं, कुछ चीजें कहीं से आई हैं और फिर वो चीजें आज हमारे सामने इस रूप में प्रकट हुई हैं। अमूर्त रूप में क्या आती हैं चीजें, इंटेंजिबल क्या है, जैसे जो धर्म के विषय में जो जानकारी है, जो विचारधाराएं हैं, जो आइडियोलॉजीज हैं, वो भी एक दिन में विकसित नहीं हुई हैं। अलग अलग आइडियोलॉजी अलग अलग बात करती है और जिससे हम प्रभावित होते हैं उसको हम मानने लग जाते हैं। तो संस्कृति क्या है, एक कालक्रम है, एक विकास यात्रा है मानव की, जो उसको एक बर्बर पाशविक प्रवृत्ति से आज के मानव तक ले आती है और इतिहास में हम
बेसिकली इन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं कि हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे विकसित हुए। ठीक है, तो हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखो, सभ्यता का मतलब ये है कि वहां कुछ लोग थे, कुछ क्या बहुत से लोग रहे होंगे, हमारे जैसे ही लोग रह रहे होंगे, लेकिन होता है, मतलब विनाश आता है, कभी न कभी आता है और सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं और फिर चीजें फिर से शुरू होती हैं। जैसे एक बहुत जबरदस्त लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो मानव सभ्यता है, ठीक है, उसमें अनेक विनाशकारी लहरों ने उसको प्रभावित किया है, उसको डुबोया है, उसको उसका विनाश किया है, उसको तबाह किया है। लेकिन उसके बाद भी जो मानव है, उसने अपने आप को विकसित ही किया है। आप देखते होंगे कि आदमी का सामान्यतः जन्म होता है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे मानवता खत्म हो रही है, नए लोग आ रहे हैं और उन चीज़ों को आगे ले जाने वाले लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हुई, कुछ लोग थे, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया था, काफ़ी कुछ सीखा था, काफ़ी अच्छा उन्होंने घर बनाना सीखा था, काफ़ी अच्छा उनका ड्रेनेज सिस्टम था, अपवाह तंत्र था, उन्होंने नगर व्यवस्था विकसित की थी, ठीक है, नगर बनाए थे, नगर का प्रबंधन बनाया था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बनाई थी, कुछ धार्मिक वस्तुएं भी वहाँ पर विद्यमान थी। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या-क्या था, हम उसकी थोड़ा चर्चा करेंगे। जब हम किसी सभ्यता की बात करते हैं, तो हम उसमें क्या-क्या पढ़ते हैं, पहले हम ये समझना चाहेंगे। इससे आपको पता लग जाएगा, किसी भी सभ्यता के बारे में, इतिहास में किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ें, तो हमें किन-किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है परिचय की। परिचय की, भाई ये कहाँ थी, इसका कालक्रम कहाँ था। फिर इसके बाद, परिचय के बाद हम पढ़ते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में पता कैसे चला। अब सभ्यता जो थी वो तो खत्म थी, वहां तो खंडहर रहे होंगे या कुछ चीजें जो रही होंगी वो जमीन के नीचे रही होंगी, लेकिन कैसे इसके बारे में, इसकी कैसे खोज, इसकी छानबीन कैसे शुरुआत होती है। तीसरी बात हम पढ़ते हैं किसी सभ्यता के बारे में, उसका तिथि क्रम क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है। चौथी बात आती है कि वहाँ का विस्तार क्या था, मतलब कहाँ से कहाँ तक उसका क्षेत्र था, कहाँ तक फैली थी, कौन-कौन से स्थल थे, ये सारी चीजें हम विस्तार के रूप में, विस्तार के अंतर्गत देखते हैं। इसके बाद हम विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि वहाँ क्या-क्या स्पेशल चीजें थी, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। विशेषताएं में हम देखते हैं कि वहाँ की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक विशेषता क्या थी, वहाँ का समाज कैसा था, सामाजिक विशेषता के बारे में हम बात करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, वहाँ पे प्रशासन कौन चलाता था, निर्णय कौन लिया करता था, ठीक है, धार्मिक व्यवस्था क्या थी, धर्म का वहाँ पर क्या स्थिति थी, धर्म जो था वह कितना विकसित था, वह कितना प्रबल था। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो परिचय जहाँ तक है सबको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1920 में की थी और हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है, अभी तक जो सबसे प्रामाणिक कालक्रम है, रोमिला थापर ने कार्बन डेटिंग से इसको बताया है, 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। तो ये सभ्यता का कालक्रम था। इस बीच में ये सभ्यता जो है विकसित होती है, पल्लवित होती है और इसके बाद इस सभ्यता के हमें आगे बढ़ने के साक्ष्य नहीं मिलते और यह फिर अनुमान लगाया जाता है कि यह सभ्यता समाप्त हो जाती है। तो देखो होता क्या है कि पहले ये माना जाता था कि जो वैदिक सभ्यता है वो पहली सभ्यता है, इसके पहले कोई सभ्यता नहीं थी क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें कोई जानकारी थी ही नहीं। तो जो ब्रिटिशर्स थे हमारे भारत में, जब उनका शासन था, तो 1920 के आसपास उनको कोई रेलवे लाइन बनानी थी,
ठीक है। रेलवे लाइन बनाने के लिए उन्होंने जो उत्खनन का काम किया, खुदाई का काम किया, तो वहां जो इंजीनियर थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर किसी सभ्यता के अवशेष जैसी कुछ चीजें हैं, कुछ खंडहर, कुछ वस्तुएं ऐसी मिल रही हैं जो इस बात का साक्ष्य है कि यहाँ पर पहले बहुत विकसित और बड़ी सभ्यता रही होगी। तो अंग्रेज क्या है, थोड़े इन चीजों को लेकर के ज्यादा सीरियस होते हैं, कंसर्न होते हैं। तो उन्होंने फिर उस काम को रोक दिया, उस प्रोजेक्ट को, और आर्कियोलॉजिकल जो विभाग था, जो पुरातात्विक विभाग था, उसको इस बात की सूचना दी। और फिर उस स्थल के आसपास, ठीक है, यह पाकिस्तान और इंडिया के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां की मैं बात कर रहा हूँ, वहां फिर खुदाई का काम प्रारंभ होता है और फिर इस सभ्यता के बारे में धीरे धीरे हमें जानकारी मिलना प्रारंभ होती है। तो सबसे पहला जो इसका स्थल होता है उसको हम हड़प्पा कहते हैं। हड़प्पा एक जगह का नाम है और यह प्रारूप स्थल है। प्रारूप स्थल मतलब कि मान लो सबसे पहले ये जगह है, यहाँ हमें लगा कि कुछ पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है, कुछ पुरातात्विक अवशेष मिल सकते हैं। तो किसी इतिहासकार ने क्या किया, इस जगह की खुदाई की। सबसे पहले इस जगह की खुदाई होती है। यहाँ से जो चीजें मिलती हैं, जो सूचनाएं हमें मिलती हैं, वह हम और जगहों पर देख सकते हैं। जैसे फिर तो बहुत से स्थल मिलते हैं, लोथल है, कालीबंगा है, राखी गढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ भी ये जो स्थल मिलते हैं वह इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह समकालीन है और इसी सभ्यता का यह विस्तार है। तो हड़प्पा की पहली बार खुदाई होती है, इसीलिए हड़प्पा जैसी जो चीजें हैं, जो सूचनाएं हैं, अन्य शहरों में भी मिलती हैं, इसलिए हम पूरे को मिला करके हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और ऐसी जगह को, ऐसे प्राथमिक जगह को हम बोलते हैं प्रारूप स्थल। कि बाकी के जो स्थल हैं वो कहीं न कहीं इसी से मिलते जुलते हैं, इसी का रूप है, इसीलिए हम कहेंगे यह एक प्रारूप स्थल है। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ सूचनाएं दूं कि यह बहुत बड़ी विकसित सभ्यता थी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं ज्यादा फैक्ट्स नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा, एक सूचना दूंगा कि यह विकसित सभ्यता थी, यह नगरी सभ्यता थी। बड़े बड़े नगर बनाए गए थे, ठीक है। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। उनकी जो ड्रेनेज व्यवस्था थी, अपवाह तंत्र था, वो बहुत अच्छा था। उनकी सड़कें बहुत अच्छी होती थी। बहुत प्लान्ड, सुव्यवस्थित, सुनियोजित यह सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ जो शहर थे वो ऊंचे स्थलों पर दिखाई देते हैं, कुछ शहर जो है वो निचले स्तरों पर दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ घर छोटे होते हैं, कुछ घर बड़े होते हैं। तो इससे हम यह बात कह सकते हैं, इतिहासकार यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर सामाजिक विभेद था, ठीक है। सामाजिक विभेद का मतलब अपर क्लास, लोअर क्लास, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ठीक है। यहाँ का जो वर्चस्वशाली या जो शासक वर्ग था उसके बारे में कहा जाता है कि वह व्यापारी लोग थे। और इस सभ्यता में सबसे ज्यादा जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वह व्यापार के ही मिलते हैं। यह व्यापार प्रधान व्यवस्था थी। कृषि के भी साक्ष्य में मिलते हैं थोड़े बहुत, लेकिन हम यह नहीं कह सकते यह जो व्यवस्था थी वह कृषि प्रधान थी, ठीक है। यहाँ हमें कुछ मूर्तियां भी मिलती हैं, ठीक है। कुछ मनके भी मिलते हैं, कुछ ताबीज भी मिलते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीजें जो धार्मिक चीजें हैं वह विद्यमान थी। और यहाँ के लोग प्रकृति पूजक थे। प्रकृति पूजक मतलब कि जैसे वृक्षों की पूजा करना, ठीक है, नदियों की पूजा करना, और जो विशाल स्नानागार था वहाँ जो हमें मोहनजोदड़ो में मिलता है, उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि यहाँ पर कुछ सामूहिक आयोजन किए जाते थे। हो सकता है वो धार्मिक आयोजन होता हो जिसमें सभी लोग आकर के स्नान करते हैं, जैसा कि आज हम देखते हैं कि आज भी वो चीजें होती हैं जब कुंभ वगैरह होता है। तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि धार्मिक तत्व तो विद्यमान था, उपस्थित था, लेकिन वह वर्चस्वशाली नहीं था। उसका ज्यादा वर्चस्व, उसका ज्यादा डोमिनेंस नहीं था। अब देखो, जहां बात होती है व्यापार की, आज भी आप देखो कैपिटलिज्म की बात हम थोड़ा कर सकते हैं, जो वणिकवाद का सिद्धांत है आज हम देखते हैं हर जगह। तो क्या होता है यहाँ पर, जहां कहीं भी कैपिटलिज्म है, जहां कहीं भी व्यापारवाद है, वहां सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाता है वो केवल और केवल मुनाफे को दिया जाता है, प्रॉफिट को दिया जाता है। तो ऐसे समाज में वैसे भी धर्म को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। धर्म क्या है, बहुत तरह की आप पर नैतिक रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। तो ऐसे समय में आप अपने आप को ज्यादा इवॉल्व, विकसित नहीं कर सकते। जैसे जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत जो है पूरी तरह से
बहुत से धार्मिक अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, भारत के जो धर्म थे वो बोलते थे कि जो समुद्र पार करके कहीं जाना यह गुनाह है, समुद्र पार नहीं करना चाहिए, हमें ब्याज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम मतलब कुल मिला करके जो धार्मिक आधार था हमारा वो हमें कैपिटलिज्म या व्यापार को, या यूं कहें कि विदेशी व्यापार करने के लिए हमें कहीं न कहीं प्रतिबंधित करता था। तो यहाँ पर क्या था, व्यापार बहुत ज्यादा वर्चस्वशाली था, व्यापारी लोग बहुत ज्यादा वर्चस्वशाली थे, वो शासक वर्ग थे, तो उनका केवल और केवल जो फोकस रहा होगा, कंसंट्रेशन रहा होगा, वह मुनाफे की ओर था और व्यापार की ओर था। फिर दूसरी बात, हम सामाजिक स्तर की बात करते हैं तो सामाजिक विभेद तो था, इसकी सूचना हमें मिलती है, लेकिन वह कुछ इतना ज्यादा नहीं था। हाँ, अपर क्लास और लोअर क्लास, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग रहते होंगे, लेकिन जो छुआछूत जैसी चीजें हैं जो हम बाद में देखते हैं, जो फिर वर्ण व्यवस्था बनती है, जो वैदिक व्यवस्था की देन है, वो सारी चीजें यहाँ पर विद्यमान नहीं थी। और साथ ही हम यह भी कह सकते हैं, यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि यहाँ जो महिलाओं की स्थिति थी वह भी अच्छी थी, बराबर का दर्जा उनको होता था। ठीक है, कहीं न कहीं जो हमारा समाज था वो समता मूलक समाज था। समता मूलक समाज के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, इगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सारी चीजें चल रही थी। मैंने आपको एक प्रॉपर इसका फ्रेमवर्क दिया इस सभ्यता के बारे में। अभी आपको क्या करना है, कोई सी भी एक बुक उठानी है जिसमें फैक्ट्स होंगे, बस आपको वहां से ये पढ़ना है कि किस स्थल से हमें किन चीजों के साक्ष्य मिले, कहाँ से हमें जौ के साक्ष्य मिले, कहाँ से हमें कपड़े के साक्ष्य मिले, इस सभ्यता के कौन से स्थल जो थे वो बंदरगाह थे। ठीक है, इस सभ्यता में कौन कौन से वर्ग थे। तो यहाँ का जो समाज था वह व्यापारी, कृषक, इन सब में विभाजित था। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो वर्ण विभेद है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो वैदिक सभ्यता की देन है, वो सारी चीजें बाद में आती हैं। तो हमने एक आपको पूरा फ्रेमवर्क दिया कि कैसे सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, इसके कौन कौन से नगर थे, कौन कौन से नगर कौन कौन किन किन शहरों के किनारे बसे हुए हैं, हमें ये देखना है। ठीक है, एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आते हैं, खासकर जो वनडे एग्जाम्स है उसमें, कि किस सभ्यता की खोज किसने की, किस सभ्यता में, या इस सभ्यता के किस स्थल में हमें कौन सी चीजें मिली। तो इसकी लिस्ट आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, बस आपको उसको एक दो बार पढ़ना है, और बाकी इस सभ्यता का पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो हम कुछ दिनों में डालते हैं जिसमें हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।